हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसे कि हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, क्लाइमेटोलॉजी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कोपेन्स क्लासिफिकेशन। अब आप जब भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना, तो हर साल कोपेन या थॉर्नटवेट इन दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। दैट मीन्स कि आपको इसको तो कवर करना ही करना है, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी बीच में से पूछा गया है तो इसको हम पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। क्या बेसिस है, क्या क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन दिए, मतलब 3 बार जो रिवीजन किया है कोपेन ने, वो क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या माइनस किया है, वो सब हम पढ़ेंगे। और साथ में हम इस वीडियो में लास्ट के जो सेक्शन है उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज कवर करेंगे, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। आपने बहुत सारी बुक्स में कोपेन के क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, ठीक है, बट उस क्लासिफिकेशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब कि क्लाइमेटिक रीजन्स को हम कैसे बाउंड्री में उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, वो हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का, यानी इन जनरल आप किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, अपना काम इजी करने के लिए, ठीक है। अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं कोई चीज को, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, वो एक चीज से दूसरी चीज डिफरेंट है, तभी हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लासेस बनाते हैं अलग अलग, और हर क्लास में जो एक जैसी चीजें हैं उनको हम डाल देते हैं। जैसे कि अगर हम शेप्स की बात करें तो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो अगर उस बच्चों को आप दे देंगे कि इनमें से अलग अलग करो, तो क्या होगा, वो कि उनको वो चीजों को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन देता है, एक आपको वे बताता है कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी है, ठीक। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक, कोई भी चीज को इजी वे में पढ़ने के लिए। सबसे पहली बात तो ये, ठीक। अब हम ये बोलते हैं कि आइडियल क्लासिफिकेशन होता क्या है किसी भी चीज का, जो हम ये एक जनरल बात कर रहे हैं कि किसी भी कोई भी क्लासिफिकेशन, आइडियल क्लासिफिकेशन कब कहलाती है, जब वो एबल टू डिफरेंशिएट, जो भी बताया हमने कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक क्लासिफिकेशन दूसरी, मतलब कि एक क्लास दूसरी क्लास से डिफरेंट होना चाहिए, वहां पे क्या होगा कि डिफरेंशिएट हम कर सकें, तभी वो क्लासिफिकेशन आइडियल मानी जाती है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब अगर कोई भी क्लासिफिकेशन हमने कर दिया बट उसका एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, मतलब यूज ही नहीं है कहीं, और यूनिवर्सली उसको हम रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, यूनिवर्सली हम कहीं पे उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तब वो क्लासिफिकेशन किसी भी यूज की नहीं है, उसका कोई भी मायने नहीं रखता है। तो नेक्स्ट हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार क्लासिफिकेशन कर दिया फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल ये हो गया कि अब ये हमेशा एक जैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं। उसमें कुछ ऐड करने के लिए, कुछ माइनस करने के लिए, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए उस क्लासिफिकेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, अगर हम चेंजेस को अकोमोडेट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, वो कुछ दिनों में रिडंडेंट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अब 100 साल पहले जो बात थी, जो भी वेदर फेनोमेनास थे, वो आज के टाइम में सेम है, ठीक है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटर रिलेशनशिप। अब क्लाइमेट का हम रिलेशन, अगर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, जैसे कि क्लाइमेट का वेजिटेशन से कैसे रिलेशन है, ये हमको बताना, ये हमको पता चलना चाहिए उस क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो ये हो गया इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट। इस क्लासिफिकेशन का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्यों ये क्लासिफाई किया गया है, एक लॉजिक होना चाहिए वहां पे, एक लॉजिकली उस बात को प्रूफ होना चाहिए, तभी वो क्लासिफिकेशन आइडियल क्लासिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी कि कोई भी क्लासिफिकेशन इन जनरल आइडियल कब होती है। अब ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जब हम कोपेन का या थॉर्नटवेट का जब हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि एक क्लासिफिकेशन से वो दूसरे पे क्यों गए या उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों किया, तब यही पॉइंट्स को हम देखेंगे कि इसमें ये कितना फिट बैठता है, ठीक है।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कोपेन का क्लासिफिकेशन। ठीक, कोपेन का पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। ठीक, इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था ईयर 1900, नेक्स्ट दिया था 1918 में, फिर दिया था 1936 में, और जो लास्ट है 1953 ये इनके फॉलोअर्स और स्टूडेंट ने मिलकर के इनको दिया था। मतलब कि कोपेन का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस उसमें कुछ ऐड किया था उनके, मतलब जो पहले से था उसी में कुछ ऐड किया था उनके स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स। ठीक है, 1953 में। तो आपसे ये भी कभी कभी पूछते हैं कि 1918 और 36 में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या 1900 और 18 में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं 1900 का क्लासिफिकेशन। 1900 में जो क्लासिफाई किया था उसमें क्या बात बोली थी, इसमें इन्होंने कोपेन ने 5 क्लाइमेटिक रीजन्स दिए थे। ठीक, 5 मतलब कि पूरे वर्ल्ड को या पूरे क्लाइमेट को इन्होंने 5 रीजन्स में डिवाइड किया था, 5 क्लाइमेटिक रीजन्स दिए थे इन्होंने। ठीक है, अब इसका बेसिस क्या था ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछते हैं कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मतलब जब फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन दिया था कोपेन ने तब बेसिस क्या था, फिर नेक्स्ट मतलब 1900 से 18 में जो डिफरेंस आया उसके बेसिस में भी क्या डिफरेंस था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिस आपको पता होना चाहिए। तो इसका इस क्लासिफिकेशन में बेसिस ये था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ, मतलब एक 1 ईयर का हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिया इन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए क्लाइमेट का। नेक्स्ट, रेनफॉल ऑफ रेनिएस्ट एंड ड्राइएस्ट मंथ। ठीक है, दैट मीन्स कि 1 ईयर में कितनी ज्यादा रेनफॉल हुई, रेनिएस्ट मंथ एंड ड्राइएस्ट मंथ, ये लिया इन्होंने दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा बेसिस नेक्स्ट है वेजिटेशन करस्पॉन्डेंस, मतलब कि जो वेजिटेशन है उस एरिया का वो कितना ज्यादा करस्पॉन्डेंट है इस क्लासिफिकेशन में या इस 5 क्लाइमेटिक रीजन्स में। देखिए इन्होंने अल्फाबेट्स यूज किए थे क्लाइमेटिक रीजन्स को देने के लिए। ये अल्फाबेट थे ABCDE 5, मतलब ये अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लाइमेटिक रीजन्स के नेम्स दिए थे। तो ए में दिया, ए का मतलब है या ए को इन्होंने नोटिफाई किया था, डिनोट किया था मेगाथर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, मेगाथर्म्स, थर्म्स का क्या मतलब होता है, थर्म्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है होता है। ठीक, और ये मेगाथर्म्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट बी दिया है इन्होंने, बी के लिए बोला ज़ेरोफाइट्स, मतलब ज़ेरोफाइट्स को इन्होंने डिनोट किया बी से, ये क्या होते हैं, डेजर्ट्स। नेक्स्ट सी है मेसोथर्म्स, ग्रासलैंड्स। डी माइक्रोथर्म्स, टैगा। ई हेकिस्टोथर्म, टुंड्रा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे 4 में थर्म्स है और एक में ज़ेरोफाइट्स है। दैट मीन्स कि ये 4 जो है वो आपके बेसिस है इसका टेम्परेचर। थर्म्स मतलब टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे हम ए से ई की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब यहाँ पे लीस्ट टेम्परेचर होगा, सबसे कम, और यहाँ पर सबसे ज्यादा। यहाँ पे क्या है, ये है ज़ेरोफाइट्स, दैट इज रिलेटेड टू रेनफॉल, मतलब कि इसका बेसिस जो है वो रेनफॉल है, मतलब यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है। डेजर्ट जो है वो कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। डेजर्ट किस बेसिस पे होता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो, ड्राइएस्ट एरिया हो, वो चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड। तो ये था इनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन, 1900 में दिया था इन्होंने। बट फिर से कोपेन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लाए 1918 में। क्यों? इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे लूपहोल्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ इन 5 क्लाइमेटिक रीजन्स पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पे ये फिट नहीं बैठते। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि सिर्फ यही हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स नहीं मिलते हैं, और भी क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, ठीक है, या और भी क्लाइमेटिक टाइप्स होते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको रिवाइज किया और फिर से दिया इन्होंने 1918 में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 1918 का क्लासिफिकेशन। अब हम
1918 का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी इन्होंने 5 रीजन्स में ही क्लासिफाई किया है, ठीक है, और वही अल्फाबेट्स रखे हैं ABCDE, ठीक। लेकिन यहाँ पे नेम्स चेंज है और थोड़ा सा इलेबोरेटिव है, ठीक। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है, इसमें इन्होंने इसको फर्स्ट लेवल, फिर सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल तक क्लासिफाई किया, ठीक। तो पहला लेवल हम लोग पढ़ लेते हैं, ये है फर्स्ट लेवल। और इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था या जो क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पे किया इन्होंने, मीन, फर्स्ट है आपका मीन मंथली एंड एनुअल टेम्परेचर। वहां पे क्या था, हॉटेस्ट मंथ और कोल्डेस्ट मंथ का आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फर्स्ट क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे इन्होंने मीन टेम्परेचर लिया है और एनुअल टेम्परेचर लिया है, मतलब मीन मंथली लिया है और एनुअल लिया है, मतलब मंथ का भी वेरिएशन लिया है और एनुअल का भी वेरिएशन लिया है टेम्परेचर। नेक्स्ट वही मीन मंथली एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब कि रेनफॉल कितना ज्यादा डिफरेंस है मंथली और एनुअली, वो लिया है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर एक चीज और इनकॉर्पोरेट की है, दैट इज सीजनल वेरिएशन, जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन में नहीं था। तो ये आपको ये प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि ये उस बेसिस में है कि नहीं है, या किस क्लासिफिकेशन में है कोपेन के, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने ऐड किया। नेक्स्ट आपका वेजिटेशन कॉरेस्पॉन्डेंस, ये आपका फर्स्ट में भी था, इसमें भी है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया, ये इसमें इन्होंने 4 क्राइटेरियाज लिए हैं, ठीक, या बेसिस लिए हैं। अब आते हैं हम मेन इसका क्लासिफिकेशन पे। फर्स्ट ए, दैट इज ट्रॉपिकल, ठीक। ट्रॉपिकल ये इसका बेसिस है टेम्परेचर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसका बेसिस है टेम्परेचर और इसमें इन्होंने लिया है मीन मंथली टेम्परेचर अबव 18 डिग्री सेल्सियस इन ऑल मंथ्स, मतलब कि सभी मंथ्स में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। अब आपको ये 18 डिग्री जो है ना वो हमेशा याद रखना है कोपेन की क्लासिफिकेशन में, सेकेंड क्लासिफिकेशन में, दैट इज 1918। अब 1918 में दिया था 18 डिग्री, हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके बाकी सारे ही में 18 डिग्री जरूर आएगा। तो 1918 के क्लासिफिकेशन में 18 डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन या ए, ट्रॉपिकल मीन मंथली टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा होगा हर मंथ में। नेक्स्ट डेजर्ट्स, बी को इन्होंने डेजर्ट्स बोला है और ये था आपका प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन का बेसिस लिया है और इसको क्या बोला है, प्रेसिपिटेशन इज लेस देन पोटेंशियल इवापोरेशन। पोटेंशियल इवापोरेशन मतलब क्या है कि अगर वाटर अवेलेबल है तो इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है और इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वहां पे डेजर्ट्स है, ड्राई एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट सी, वार्म टेम्परेचर, ये भी आपका टेम्परेचर के बेसिस पे, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो कि हम पढ़ते हैं, और ये भी टेम्परेचर के बेसिस पर है। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो समर मंथ्स है, ये फर्स्ट है इसका, जो समर मंथ्स होंगे वो होंगे अबव 18 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे फिर से आ गया आपका 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक। समर मंथ्स 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होंगे, विंटर मंथ्स 18 डिग्री से कम होंगे, ये आपका सेकेंड पॉइंट। विंटर मंथ्स क्या होंगे, 18 डिग्री से कम होंगे, और एटलीस्ट 1 विंटर मंथ, एक विंटर मंथ क्या होगा, बिलो 10 to 18 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट जो डिग्री आपको याद रखनी है वो है 10, 18 तो आपको याद रखना ही है, नेक्स्ट आपको 10 याद रखना है। अब इसमें क्या हो गया, दो तो हो गया आपका कि समर मंथ 18 से ज्यादा होगा, विंटर मंथ 18 से कम होगा, लेकिन विंटर मंथ का एक मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ, या विंटर कह सकते हैं या कोल्ड मंथ, एक मंथ जो है वो उसका टेम्परेचर किसके बीच में लाया करेगा, 10 to 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये होता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। नेक्स्ट है कूल टेम्परेट, इसमें क्या होगा कि सभी मंथ, ऑल मंथ्स बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया, फिर से आपका 18 डिग्री आ गया, ऑल मंथ्स बिलो 18 डिग्री, यहाँ पे समर मंथ था, यहाँ पे ऑल मंथ्स हो गए, और विंटर मंथ जो है वो आपके 10 to 18 डिग्री के बीच लाई करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे 1 मंथ था वो यहाँ पर ये वार्मेस्ट मंथ है, मतलब कि वार्मेस्ट मंथ जो है, मतलब जो भी पूरे ईयर का जो वार्मेस्ट मंथ होगा वो 10 to 18 डिग्री होगा आपका, ठीक।
ये आपका जैसे विंटर मंथ था ना, एक विंटर मंथ इसके बीच में होगा, वो यहाँ पे वार्मेस्ट मंथ है। ठीक, नेक्स्ट आपका कोल्डेस्ट मंथ जो होगा वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, तो ये तो इजी है, 0 डिग्री सेल्सियस याद आ गया। नेक्स्ट फोर्थ जो इसका ये है, एटलीस्ट सम मंथ बिटवीन 0 to 10 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। ठीक है, कूल टेम्परेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी यही है कि एटलीस्ट सम मंथ बिटवीन 0 to 10 डिग्री इन विंटर। ठीक है, ये रेंज आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वेरी कोल्ड कंडीशंस, दैट इज टुंड्रा जो हमने पढ़ा था लास्ट में, वो यहाँ पे वही है, बस इसका नाम दिया है इन्होंने वेरी कोल्ड कंडीशंस। इसमें क्या बोला है इन्होंने, ऑल मंथ्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, सभी जो मंथ्स हैं वो 10 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक, यहाँ पे अबव 18 था, फिर उसके बाद सभी मंथ्स समर में 18 हुआ, फिर यहाँ पे सभी मंथ्स जो है वो बिलो 18 हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सभी मंथ्स बिलो 10 डिग्रीज हो गए। ठीक, एक ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो ये है कि कोल्डेस्ट मंथ जो होगा वो बिलो -18 डिग्री सेल्सियस है। आपने यहाँ पे अबव 18 डिग्री से पढ़ना शुरू किया था, यहाँ पे ये -18 तक है। ठीक, मतलब जो कोल्डेस्ट मंथ होगा वो क्या होगा, -18 डिग्री सेल्सियस। ये है इनका फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको आपको एज इट इज याद करना होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या फिर बुक्स में भी दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही याद करना है। और आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ते हैं, मतलब कि फर्स्ट लेवल होगा आपका ये, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, कैसे उसको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड लेवल की तरफ। फर्स्ट लेवल आई होप समझ में आया होगा सबको। फर्स्ट लेवल में क्या यूज किया है, ABCDE, और इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया। अब सेकेंड लेवल में क्या है कि इन्होंने ए के लिए 4 और लेवल्स, मतलब 4 और सब डिवीजन किए, FMSW। इसका क्या मतलब है, F का मतलब है, यहाँ पे इन्होंने रेनफॉल मेनली कंसिडर किया है। F का मतलब है कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मतलब जहाँ पे हमेशा बारिश होती है। M का मतलब है मॉनसून, S का मतलब है समर ड्राई, और W का मतलब है विंटर ड्राई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों चीजों को आपको समझना है। ड्राई है, समर ड्राई, मतलब समर में बारिश नहीं होगी, विंटर्स में बारिश होगी। ठीक है, W का मतलब विंटर ड्राई, दैट मीन्स कि विंटर में बारिश नहीं होगी, समर्स में बारिश होगी, या फिर जो आपका रेनी सीजन होता है उसमें बारिश होगी। तो ये तो कॉमन है, ठीक है, जो जनरल होता है। बट समर ड्राई अगर है तो वहां पे आपको समझ जाना है कि ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये जनरली आपका मेडिटेरेनियन रीजन में होता है, और इंडिया में स्पेसिफिकली तमिलनाडु के आसपास होता है, जहाँ पे समर में बारिश नहीं होती है, विंटर्स में बारिश होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डेजर्ट्स के लिए इन्होंने 2 और लेवल दिए हैं, W एंड S। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये W स्मॉल w है, यहाँ पे ये W कैपिटल है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने बोला है ड्राई डेजर्ट्स, और S का मतलब है सेमी एरिड या स्टेपी या ग्रासलैंड्स, उसको हम बोलते हैं S और W। ये 2 क्लासिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट फिर आपका जो आगे है इन दोनों के लिए यही दिया है FSW, इसी का सेम एज इन A। F मीन्स रेनफॉल इन थ्रू आउट द ईयर, समर ड्राई, विंटर ड्राई। यहाँ पे मानसून नहीं है, दैट मीन्स मानसून आपका सिर्फ कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रीजन, ये याद रखना है। A में ही सिर्फ मानसून होगा। ठीक, नेक्स्ट D में फिर से वही FSW, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, समर ड्राई, विंटर ड्राई। नेक्स्ट E, वेरी कोल्ड। यहाँ पे वेरी कोल्ड कंडीशन में इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, T एंड F, टुंड्रा एंड फ्रोस्ट। टुंड्रा रीजन में शायद थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, बट F में पूरा फ्रोस्ट, मतलब जो पूरा की तरह से आपका आइस, फ्रोजन आइस है, वो है फ्रोस्ट, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड लेवल का क्लासिफिकेशन इन 1918 गिवन बाय कोपी। ओके, थर्ड लेवल का क्लासिफिकेशन मतलब कि इसी के अंदर और क्या क्लासिफिकेशन, तो ए में ए के साथ ये सेकेंड लेवल है, फिर उसके बाद इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक,
थर्ड लेवल में मतलब कि ये आपका अलग है, ये समझाने के लिए हमने बताया, आगे लिखा है कि कैसे हम इसको मिला करके कैसे क्लाइमेट बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड लेवल इन बी, एच एंड के। एच मीन्स हॉट, के मीन्स कोल्ड। ठीक, मतलब डेजर्ट्स कैसे होंगे, हॉट होंगे या कोल्ड होंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका ए बी सी डी। ए बी सी, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए बी सी है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ए से सी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कॉन्टिनेंटलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कॉन्टिनेंट्स के हम अंदर जाते जाएंगे और सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वही यहाँ पर भी है। और फिर आपका ई में थर्ड लेवल में क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब थर्ड लेवल की क्लासिफिकेशन किस किस में है, बी सी एंड डी, मतलब ए और ई में आपका क्लासिफिकेशन नहीं है। ये तो हो गई बात ये। अब इसके बाद अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो क्या होता है, जैसे कि अगर हम ये ले लें, सिर्फ ए को समझाते हैं अभी यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें एक चार्ट बना के आपको बताते हैं आगे कैसे होता है। ए एफ, मतलब कि ए एफ यहाँ पे लिखा है हमने, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक, इसको ए एफ जहाँ पे भी होगा उसका मतलब है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ए एम जहाँ पर भी होगा वो मॉनसून। ए एस जहाँ पे भी होगा वो ट्रॉपिकल रीजन, समर ड्राई। ए डब्ल्यू जहाँ पर भी होगा वो विंटर ड्राई, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन का ही सवाना एरिया। नेक्स्ट आपका आता है बी डेजर्ट। बी डब्ल्यू होगा तो एक्सट्रीम डेजर्ट, जब इज कोल्ड और हॉट। फिर बी एस होगा तो वो ग्रासलैंड्स होंगे। यहाँ पे आपके सारे ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, चाहे वो स्टेपी हो, पंपास हो, प्रेरीज हो, वेल्स हो, डाउन्स हो, ये सारे के सारे ग्रासलैंड्स आपका बी एस कहलाते हैं। ठीक, तो दिस इज ये आपका हो गया थर्ड लेवल। अब नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ लेवल। आपका फोर्थ लेवल में ये और क्लासिफिकेशन किया गया था। जी मीन्स गंगा टाइप, आई यहाँ पे डिनोट करता है आपका टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। एन मीन्स फ्रिक्वेंट फॉग, एन बार मीन्स इनफ्रिक्वेंट फॉग। नेक्स्ट डब्ल्यू बार मीन्स रेनफॉल इन ऑटम सीजन। ठीक है, ये आपका फोर्थ लेवल का क्लासिफिकेशन है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम। सी डब्ल्यू जी, ये होता है आपका नॉर्दर्न गंगा प्लेन इन इंडिया। ठीक है, तो सी क्या हुआ, सी वार्म टेम्परेट, जी डब्ल्यू एंड जी, अगर हमने इसको मिला दिया तो ये बन गया हमारा नॉर्दर्न गंगा प्लेन। तो ये ऐसे करके यूज होता है ये सारे लेवल्स। ठीक है, तो ये था आपका 1918 का क्लासिफिकेशन। ठीक, अब 1936 में क्या हुआ था कि ये जो आपके फर्स्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है ना, 1 ए बी सी डी ई, इसी में एक और ऐड हुआ था एच, और इसको हम कहते हैं हिल्स। ठीक है, एच और ऐड हुआ था और उसको हम कहते हैं हिल्स, दैट इज, और बाकी सब सेम था। ठीक है, 36 में इन्होंने जो कोपेन ने ऐड किया था। ठीक, तो इसको एक आपको याद रखना है। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कोपेन का क्लासिफिकेशन का जो एप्लीकेशन है वर्ल्ड के मैप पर वो कैसे होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का या कोपेन के क्लासिफिकेशन या कोई भी क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें ऑन वर्ल्ड मैप। ठीक, तो हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे, देखेंगे। ठीक, देखिए अब आप मान लीजिए कि ये एक वर्ल्ड मैप है, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो जब हम ये और ये लाइन है इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर के हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कैसे क्लाइमेटिक रीजन हमारे किस तरीके से डिफाइंड होते हैं या किस साइड पे होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर के हम ऊपर जा रहे हैं और ये पोल वर्ल्ड। तो इक्वेटर से 10 डिग्री तक आपका होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसका डिनोट क्या करता है, ए एफ। ए क्या था आपका, जहां पे आपको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। एफ इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और ए क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ए एफ क्या हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेयर रेनफॉल इज थ्रू आउट द ईयर। ठीक, तो ये हो गया आपका 0 to 10 डिग्रीज इन नॉर्मल कंडीशन। आप एक मतलब एक इमेजिनेशन या एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है। तो 10 से 30 डिग्री के बीच में क्या होता है, BWH था आपका डेजर्ट, W था आपका ड्राई एंड H था आपका हॉट।
तो तीनों को मिला करके क्या बना, हॉट डेजर्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका हॉट डेजर्ट। नेक्स्ट AW आपको बताया था हमने, विंटर ड्राई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमने सवाना पहले भी पढ़ाया था अभी। तो AW क्या है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। देन AM मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट फिर उसके ऊपर जाएंगे तो CS, C क्या था आपका, टेम्परेट वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, और S क्या था आपका, जहाँ समर ड्राई। तो इन दोनों को मिला करके क्या बना, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ठीक है, CS क्या होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। नेक्स्ट, जहां पर समर्स में बारिश नहीं होती है, विंटर्स में बारिश होती है। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आपका BSH, ये आपका क्या है, ग्रासलैंड। S बताया था हमने, स्टेपी। ठीक है, तो स्टेपी S से हो गया आपका स्टेपी, और ये हो गया आपका ग्रासलैंड, BSH। नेक्स्ट CF, देखिए यहाँ पे क्या है, CF आया। F का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ये क्या है, C है, वार्म टेम्परेट, और इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से। ये है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका DF, दैट इज लॉरेंशिया। DW ये आपका टैगा। नेक्स्ट DF ब्रिटिश। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही DF है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे होगा ब्रिटिश, और DF कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में होगा लॉरेंशिया। नेक्स्ट आपका ET, ये है आपका टुंड्रा, और EF दैट इज फ्रोस्ट। ठीक, ये हो गया आपका क्लाइमेट का, कैसे हम इसको डिफाइन। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है, ये हॉट डेजर्ट, ये आपको यहाँ पे वेस्टर्न साइड में लिखा है, और हमेशा जनरली हॉट डेजर्ट जो होते हैं वो वेस्टर्न साइड में। दैट डजंट मीन कि सारे ईस्टर्न साइड में मानसून होगा, एक ये जनरल फिनोमेना बता रहे हैं। ठीक है, और सवाना तो आपको पता ही है, अफ्रीका के एरिया में है, तो ये तो आपका मिडिल पोर्शन ही होगा, और ग्रासलैंड्स भी ज्यादातर आपके कॉन्टिनेंट्स के बीच में ही पाए जाते हैं। CF चाइना का जो CF वाला क्लाइमेट है, ये आपका चाइना के ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। लेकिन नेक्स्ट मेडिटेरेनियन, ये आपका वेस्टर्न ही साइड में है यूरोप के, तो इसलिए इसको इधर रखा है। तो ये सारी चीजों को आपको एक ब्लूप्रिंट देना था कि कैसे हम क्लाइमेट, कैसे इन लेटर्स को यूज करते हैं, कैसे कोपेन का क्लासिफिकेशन आज भी वैलिड है और वो यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, या फिर क्लाइमेटोलॉजी में, मेट्रोलॉजी में इसका यूज अभी भी है। कोपेन का जो ये लेटर्स हैं वो अभी भी मायने रखते हैं, और इसको हम कैसे वर्ल्ड मैप में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोपेन्स क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम थॉर्न वेट पढ़ेंगे, और इन दोनों से शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। आपको हम क्वेश्चंस भी दे देंगे इसके, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम आपको कुछ वीडियोस में स्टार्ट करेंगे देना। तो आप हमको ये बताइए कि क्वेश्चंस आपको किस टाइप से चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ चाहिए, कि जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चाहिए। क्योंकि जनरली जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना कैसे, ठीक है, किस टॉपिक को कैसे टैकल करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोपेन्स क्लासिफिकेशन। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने की। थैंक यू सो मच।